हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियाज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समतल दर्पण। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण देखो, जैसे ये क्या है हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है परावर्तक पृष्ठ, ये भी क्या है एक परावर्तक पृष्ठ, ये भी क्या एक परावर्तक पृष्ठ, ये भी क्या एक परावर्तक पृष्ठ। ये सभी परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक सतह को पॉलिश किया गया है। अगर प्रकाश की किरण आएगी तो आने के बाद, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ से हमें यही फ़ायदा मिलता है। परावर्तक पृष्ठ या इसको हम बोल सकते हैं सतह। अगर आपने पृष्ठ को परावर्तक कर दिया है, उसके नीचे की सतह को पॉलिश कर दिया है, तो वह परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। इस परावर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होगा तो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। परावर्तक पृष्ठ इसे कहते हैं। अब इन सभी, अब जैसे ये मैंने एक ए चित्र बनाया, ये मैंने बी चित्र बनाया है, ये मैंने सी चित्र बनाया है। तीनों में ही आप देख पा रहे हो कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल है। परावर्तक पृष्ठ कैसा है? समतल है। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से। ये परावर्तक पृष्ठ तो है लेकिन ये समतल नहीं है। अगर ये परावर्तक पृष्ठ समतल नहीं है तो आप इसको समतल दर्पण नहीं कह सकते। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, समतलीय हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल है। यहाँ पर भी क्या है? परावर्तक पृष्ठ समतल है। और यहाँ पर भी देखो परावर्तक पृष्ठ क्या है? समतल है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो या समतलीय हो, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो हम उसी को क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है? ऐसे दर्पण, यदि दर्पण की परावर्तक पृष्ठ कैसी हो? समतलीय हो। देखो ये भी एक समतल दर्पण हो सकता है, ये भी एक समतल दर्पण हो सकता है, ये भी एक समतल दर्पण हो सकता है, लेकिन ये वाला दर्पण समतल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी नहीं है? समतल नहीं है। इसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी नहीं है? समतल नहीं है, समतल नहीं है। इसलिए आप इस दर्पण को क्या नहीं कह सकते? समतल दर्पण नहीं कह सकते। समतल दर्पण उसी को बोलेंगे जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो? समतलीय हो। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो ये है समतल दर्पण की परिभाषा जो आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण या समतल दर्पण के गुणधर्म। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स। अब अगला टॉपिक है समतल दर्पण के गुणधर्म। इसमें जो पहला गुणधर्म है वो आपको याद रखना है। वो क्या है कि अगर जैसे मान लो ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण है। यदि कोई प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण पर क्या हो? आपतित हो। क्या हो? आपतित हो। लेकिन आपतित कैसे हो? लंबवत आपतित हो। मतलब इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का कोण बनाए। ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, मतलब प्रकाश की जो किरण है जिसको हम क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपतित प्रकाश या आपतित किरण समतल दर्पण से यदि 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उस स्थिति में वह जब टकराती है तो टकराने के बाद, टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में फिर से लौट जाती है। जिस पथ से आती है उसी पथ में फिर से लौट जाती है। कब? जब प्रकाश आपतित हो। कैसे? अभिलंबवत आपतित हो।
तो यदि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर फिर से लौट जाती है, जिस पथ से आती है उसी पथ पर फिर से लौट जाती है। ये समतल दर्पण का पहला गुणधर्म होता है। तो हम इसको लिखेंगे, यदि प्रकाश की किरण, तो स्टूडेंट्स समतल दर्पण के पहले गुणधर्म का कथन मैंने आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है? यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है। देखो अभिलंबवत आपतित हो रही है, इसका मतलब इस समतल दर्पण से ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस स्थिति में जिस मार्ग से आती है, देखो ये मार्ग है इसका, जिस मार्ग से आती है तो आपतित होने के पश्चात, यहाँ से आपतित हुई तो आपतित होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। जिस रास्ते से आई उस रास्ते पर फिर से लौट जाएगी। लेकिन ये कहानी कब है? जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तभी क्या होगा, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते पे फिर से चली जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान के लिए हम क्या खींचते हैं? एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसको हम कहते हैं अभिलंब। और अभिलंब हमेशा क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। तो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं? एक अभिलंब बना सकते हैं। यहीं पे हम क्या बना सकते हैं? एक अभिलंब बना सकते हैं। ये मैंने क्या बनाया है? अभिलंब बनाया है। अभिलंब। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अभिलंब इसी प्रकाश की किरण के ऊपर है। तो इस स्थिति में क्या होगा? आपतन कोण का मान 0 हो जाएगा और परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर फिर से लौट जाती है। और इस स्थिति में आपतन कोण का मान 0 प्राप्त होता है और परावर्तन कोण का मान भी 0 प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं समतल दर्पण के दूसरे गुणधर्म में। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण का दूसरा गुणधर्म क्या है? जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम कहलाते हैं बिंब, और हमारी जो हूबहू शक्ल दर्पण में दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है। और जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो बायां हाथ होता है वो उस समतल दर्पण में दायां दिखाई देता है, जबकि हमारा जो दायां भाग होता है वो उस समतल दर्पण में बायां दिखाई देता है। मतलब बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां दिखाई देता है, जबकि बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां दिखाई देता है। इस घटना को, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। जैसे ये एक पी मैंने यहाँ पे बनाया ऐसे, तो ये P यहाँ पर ऐसा का ऐसा नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। देख पा रहे हैं कि ये हमारे लिए किसका काम करेगा? बिंब का। हम सभी क्या कहलाते हैं? बिंब कहलाते हैं। और जो हमारी शक्ल दिखाई देती है हूबहू, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं उसे? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बिंब का जो ये दायां भाग है ये प्रतिबिंब का बायां भाग हो जाएगा, और जो बिंब का जो बायां भाग है वो प्रतिबिंब का दायां भाग हो जाएगा। इससे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व परिवर्तन। इसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। तो ये समतल दर्पण का दूसरा गुणधर्म होता है। क्या होता है कि बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां दिखाई देता है, जबकि बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो हम इस कथन को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इसका कथन लिखा है। वो क्या है? समतल दर्पण में बिंब का बायां भाग, ये बिंब का क्या है? बायां भाग है। प्रतिबिंब का दायां भाग
जबकि बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और पार्श्व परिवर्तन का जो उपयोग है दैनिक जीवन में वो कहाँ करते हैं? जो एम्बुलेंस शब्द होता है ना, वो हमेशा एम्बुलेंस की गाड़ी में अक्सर उल्टा लिखा हुआ होता है। उसको सीधा देखने के लिए हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको सीधा देखने के लिए हम उस शब्द को उल्टा लिखते हैं, ताकि जब हम उसे देखें तो वो हमें क्या दिखाई दे? सीधा दिखाई दे। इसी को तो हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। तो मैंने लिखा है कि पार्श्व परिवर्तन का उपयोग दैनिक जीवन में एम्बुलेंस शब्द को सीधा दिखाने में किया जाता है। तो ये था समतल दर्पण का दूसरा गुणधर्म। अब हम पढ़ते हैं तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म देखिए कि जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिंब। और इसका दर्पण के पीछे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या है। अगर आपने बिंब को v वेग से गति करवाया है तो जो प्रतिबिंब होगा वो v वेग से गति न करके किस वेग से गति करेगा? 2v वेग से गति करता है। यह आपको याद रखना है। ये समतल दर्पण का गुणधर्म है कि जब बिंब v वेग से गति करता है समतल दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब भी समतल दर्पण की ओर ही गति करेगा, लेकिन उसका वेग क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यह समतल दर्पण से दूर की तरफ जाता है, ऐसे, किस वेग से? v वेग से। कौन? बिंब। तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी समतल दर्पण से दूर भागेगा, लेकिन किस वेग से? 2v वेग से। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि बिंब का जो वेग होता है प्रतिबिंब का वेग बिंब के वेग से 2 गुना होता है। तो ये बात हम लिख देंगे यहाँ पे कि समतल दर्पण में जो बिंब का वेग v होगा तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? 2v होगा। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है और वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण की तरफ गति कर रहा है, तो उसके प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? तो आपको याद रखना है उसके प्रतिबिंब का वेग 10 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि वेग क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो ये थी समतल दर्पण का तीसरा गुणधर्म। अब हम बात करते हैं चौथे गुणधर्म की। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने चौथा गुणधर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या किया है, एक समतल दर्पण बनाया है। ये मैंने क्या बनाया है? समतल दर्पण। ये मैंने क्या बनाया है? समतल दर्पण बनाया है। इस समतल दर्पण के सामने मैंने क्या रखा है? एक बिंब रखा है। क्या रखा है? एक बिंब रखा है। इस बिंब का यहाँ पे क्या बना? प्रतिबिंब बना है। अब ये प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण, अब ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप याद रखो कि जब भी हम किसी भी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होती है। ये बात आपको अभी ध्यान रखनी है। मुख्य अक्ष क्या होता है इसकी स्टडी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मुख्य अक्ष खींचा और मुख्य अक्ष के ऊपर मैंने क्या रखा, बिंब रखा है, ठीक है। अब इस बिंब का प्रतिबिंब यहाँ बना, दर्पण के पीछे बना है। तो मैंने क्या किया, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गति करवाई और गति करवाते वक्त ये कहाँ पे टकरा रही है, समतल दर्पण के ऊपर टकरा रही है। और कैसे टकरा रही है, अभी लंबवत टकरा रही है। देख पा रहे हो, ये प्रकाश की किरण
इस समतल दर्पण पर अभी लंबवत आपतित हो रही है। और मैंने कहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर अभी लंबवत आपतित होती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर फिर से लौट जाती है। तो इसका रास्ता ये था, तो इसी मार्ग पर ये फिर से लौट गई। दूसरी प्रकाश की किरण हमने इस तरह से गति करवाई है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाली प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश की किरण कभी भी नहीं मिलेगी, और प्रतिबिंब को बनाने के लिए प्रकाश की किरणों का मिलना आवश्यक है। तो हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया और इसको भी क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ाया। देख पा रहे हो, जो प्रकाश की किरण नंबर 1 है उसको मैंने क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ाया, और जो प्रकाश की किरण नंबर 2 है उसको मैंने क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ाया। तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये इस बिंदु पे आके मिल रही है, और इस बिंदु पे आके मिलने के बाद इस बिंब का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। देख पा रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब बना, क्या वो वास्तविक बना? वास्तविक बनने से मतलब ये है, क्या ये प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली है या हमने इसे मिलाया है? तो ये वास्तव में मिली नहीं है, हमने इसे मिलाया है, काल्पनिक रूप से मिलाया है। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक नहीं बना है, ये कैसा बना है, काल्पनिक बना है। कैसा बना है, ये काल्पनिक बना है। कैसा बना है, काल्पनिक बना है। और देखो, बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के क्या है, ऊपर है। इसका मतलब काल्पनिक तो बना ही बना है और साथ में सीधा बना है। क्या बना है, सीधा बना है। काल्पनिक को आप आभासी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आभासी भी बोल सकते हो। तो आपको एक बात याद रखनी है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अब बात करें इसके आकार की, अब बात करें हम इसके आकार की। तो आकार देखो, जितनी ऊंचाई ये है उतनी ही ऊंचाई का ये है। इसका मतलब आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम बिंब समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उस बिंब का प्रतिबिंब आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, लेकिन आकार क्या रहता है, बिंब के समान रहता है। ठीक है। तो अब ये बात हम लिखने जा रहे हैं कि समतल दर्पण, स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिखा है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी मिलेगा। क्यों मिलेगा, आभासी क्यों बन रहा है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिल रही है, वो आभासी रूप से मिल रही है। क्योंकि ये वाली प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण वास्तविकता में नहीं मिल सकती, वास्तव में कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन हम अगर इसे पीछे की तरफ बढ़ाए तो ये हमें मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पे आके मिल रही है, और जहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलती है, किसी भी बिंदु पे मिलती है, उसी बिंदु पर क्या बन जाता है, बिंब का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस बिंब का हमें प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा। तो जो प्रतिबिंब मिला है वो कैसा मिला है, आभासी मिला है। अब यहाँ पे बिंब देखो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो प्रतिबिंब भी देखो मुख्य अक्ष के ऊपर ही है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और इसका जो आकार होगा वही आकार यहाँ पे मिलेगा। अगर इस बिंब की हाइट 5 मीटर है तो इस प्रतिबिंब की हाइट भी कितनी होगी, 5 मीटर होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। इसलिए मैंने लिखा है कि आकार में भी क्या होता है, ये समान होता है। पांचवी मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखी है, पांचवा जो मैंने गुणधर्म क्या लिखा है, इसमें जो बिंब दूरी होती है, बिंब दूरी का मतलब क्या है, बिंब और समतल दर्पण के मध्य की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है,
प्रतिबिंब और समतल दर्पण के मध्य की दूरी, ये भी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे u का मान किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। जितनी दूर आप समतल दर्पण से खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण के पीछे आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण से बिंब तक की दूरी को हम बोलते हैं बिंब दूरी, और समतल दर्पण से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पे बिंब दूरी का मान किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा। अब इसका एक आखिरी गुणधर्म है वो देखते हैं। अगला गुणधर्म और आखिरी गुणधर्म क्या है कि यदि दो समतल दर्पण के मध्य कोण कितना हो, थीटा हो। इसका मतलब दर्पण कितने हैं, दो है, और दोनों किस कोण पे रखे हुए हैं, थीटा कोण पे रखे हुए हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, जैसे एक दर्पण ये मान लिया हमने और दूसरा दर्पण ऐसे माना है, इस तरीके से, और इन दोनों के जो मध्य कोण है वो कितना है, थीटा है। इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ये M1 दर्पण हो गया और ये M2 दर्पण हो गया। दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे जो अंशवर हमें निकालना है वो निकालना है प्रतिबिंब की संख्या। किसका, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। अगर दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हुए हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के दो सूत्र है। कौन कौन से, आप ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो, 360 डिग्री अपॉन थीटा, या फिर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री अपॉन थीटा या 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 होगी। ये वाला सूत्र कब काम में लेना है, जब 360 डिग्री अपॉन थीटा किस में हो, विषम हो। क्या हो, विषम हो। और ये कब काम में लेना है, जब 360 डिग्री अपॉन थीटा क्या हो, सम हो। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या के दो सूत्र निकल के आते हैं। एक है 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये कब काम में लेना है, जब 360 डिग्री अपॉन थीटा क्या हो, विषम हो। और 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 ये कब काम में लेना है, जब 360 डिग्री अपॉन थीटा क्या हो, सम हो। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे उदाहरण ले लेते हैं। यदि थीटा बराबर कितना हो, 40 डिग्री हो, इसका मतलब दो समतल दर्पण के मध्य कोण कितना हो, 40 डिग्री हो, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो हम चेक कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री अपॉन थीटा या 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 40 है, तो 360 अपॉन 40 तो कितना आया, 1 से 1 0 कैंसिल, तो ये आया 9। इसका मतलब 360 डिग्री अपॉन थीटा यहाँ पे क्या है, विषम है। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कब, जब दोनों के मध्य कोण कितना हो, 40 डिग्री हो। 9 पे हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन थीटा क्या आ गया, विषम आ गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यदि दोनों के मध्य कोण कितना हो, 60 डिग्री हो, दोनों के मध्य कोण कितना हो, 60 डिग्री हो, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी निकल जाएगी, प्रतिबिंब की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री अपॉन थीटा। क्या ये सूत्र सही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन थीटा कितना है, 60 है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 6। कितना आ रहा है, इसका आंसर 6 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जब 360 डिग्री अपॉन थीटा सम हो, मतलब इसका आंसर सम संख्या में आए, तब हमें सूत्र लगाना है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। इसका मतलब ये सूत्र यहाँ पे गलत हो गया, तो हम लगाएंगे 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 -1 -1, तो कितना आएगा इसका आंसर,
5 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये था समतल दर्पण और उसके गुणधर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से राइट कर लेना और अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना और मेरे चैनल रियाज फिजिक्स को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।